नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, निबंध लेखन के इस क्रम में आज का हमारा विषय है आत्मनिर्भर भारत अभियान। देश को आत्मनिर्भर बनाना है, ये तत्कालीन सरकार का लक्ष्य है और हर नागरिक का भी लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ जो टारगेट है वो कुछ सीमित दायरे में है, लेकिन जो नागरिकों का लक्ष्य होना चाहिए वो एक समेकित और संपूर्ण आत्मनिर्भरता का होना चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भरता एक ऐसी चीज होती है जो आदमी को स्वाभिमान से जीने का अधिकार देती है और देश का स्वाभिमान अक्षुण्ण रहे, ये हर देशवासी की इच्छा होती है, अगर वो सच्चा देशभक्त है तो। अब आजकल राजनीतिक तौर पर भी देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। लोगों को अपनी देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता है। लोग राष्ट्रवादी हैं या देशभक्त हैं, इस पर बहस चल रही है, तो उस बहस में हमें नहीं पड़ना है, वो अलग चीज़ है। लेकिन कुल मिलाकर एक चीज़ है कि अगर आप देशभक्त हैं, देश के प्रति आपका प्रेम है, तो अब आप निश्चित रूप से अपने देश का उन्नयन चाहेंगे। राष्ट्रवाद और देशभक्ति दोनों में अंतर होता है। राष्ट्रवादी जो व्यक्ति होता है वो अपने राष्ट्र को जिस रूप में है उसी रूप में एक्सेप्ट करके और श्रेष्ठ मान लेता है कि हमसे बेहतर कोई दूसरा है ही नहीं है, भले ही उसके अंदर लाख कमियां हों। और हमसे बेहतर जब कोई दूसरा नहीं है तो हम किसी और को पनपने भी नहीं देंगे। हम ही इसमें सर्वश्रेष्ठ हैं, यानी हम जो कहेंगे वही सही और हम ही सबसे ऊपर, इस प्रकार से, जैसे हिटलर था। और देश प्रेम या देशभक्ति वो भावना होती है जिसमें देश का उन्नयन तो देश का जो नागरिक होता है वो चाहता है, आवश्यकता पड़ने पर अपना तन मन और धन ये न्यौछावर करने को तैयार रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसकी जो भावनाएं होती हैं वो थोड़ी सी समीक्षात्मक होती हैं। वो अपने देश के गुणों को भी देखता है और अवगुणों को भी देखता है, कमियों को भी देखता है और अच्छाइयों को भी देखता है, और वो चाहता है कि कमियां दूर हों और अच्छाइयां जो है वो प्रबल हों, ऐसी उसकी इच्छा होती है। ये अंतर होता है एक देशभक्त में और एक राष्ट्रवादी में। और दूसरी चीज़ ये है कि जो देशभक्त होता है वो थोड़ा समावेशी प्रवृत्ति का होता है, उसके अंदर लचीलापन होता है, जबकि राष्ट्रवाद जो होता है उसका चेहरा हमेशा उग्र होता है। और दोनों में सफल कौन होगा ये आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। देशभक्ति ज़्यादा सफल होती है, राष्ट्रवाद पीछे हो जाता है। राष्ट्रवाद उग्र होता है और उग्रता बहुत स्थायी नहीं होती है, ये क्षणिक होती है, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती। ये आती है और चली जाती है, आती है तो छा जाती है, फिर लोग इसका बहुत खुले दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन बाद में लोग पत्थर भी बरसाते हैं। देशभक्ति जो होती है वो स्थायी होती है, वो व्यक्ति की अंतिम सांस तक बनी रहती है। तो यहाँ आप देख लीजिए, ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है ये देशभक्ति से जुड़ा हुआ मामला है। हर देशभक्त नागरिक को अपने देश का उन्नयन ये सबसे अनिवार्य लगता है और उसी के लिए सरकार ने ये पहल चालू की है। तो सरकार या जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जो सरकार इस समय हमारे ऊपर शासन कर रही है, सत्ता में है, वो भी एक राजनीतिक दल का हिस्सा है, या जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो भी राजनीतिक पार्टियों से प्रेरित हैं। तो ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये आजकल ऐसी बन गई हैं कि इनका चेहरा फिर स्वच्छ नहीं रह गया है, किसी पर भी भरोसा करने योग्य नहीं है, चाहे जो सत्ता में बैठा है उस पर भी, जो विपक्ष में है उन पर भी, या जो उनके अलावा छोटे छोटे छुटभइये घूम रहे हैं उन पर भी। किस पर विश्वास किया जाए और कौन हमारा भला चाहता है ये सोचने का विषय है। और ऐसी स्थिति में आत्मनिर्भरता का जो ये बीड़ा है या आत्मनिर्भरता की जो कमान है ये नागरिकों को स्वयं उठानी होगी। सरकार चाहे कितने भी प्रावधान कर ले, कितने भी हथकंडे आजमा ले, लेकिन देश तब तक आत्मनिर्भर नहीं हो सकता जब तक कि नागरिक इसमें योगदान न दे। और नागरिक तभी योगदान देंगे जब वो सच्ची देशभक्ति के साथ इससे अटैच होंगे। हालांकि अब देशभक्ति और राष्ट्रवाद जो है इसके लिए भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। आजकल की जो पार्टियां हैं उनमें ये अच्छी खासी बहस चल रही है कि आप देशद्रोही हैं, आप देशभक्त हैं, आप पाकिस्तान चले जाइए, आप हिंदुस्तान में रहिए। इस प्रकार की जो बड़ी ही उग्र बातें हैं ये चल रही हैं। तो ये सब अच्छी बातें नहीं कही जा सकती, ये देश के विकास में बाधा हैं। फिलहाल इन चीज़ों में हम नहीं पड़ते हैं। राजनीति में घुसने का मतलब ये है कि दो चार दाग तो आपके ऊपर लगेंगे ही, क्योंकि ये काजल की कोठरी होती है। चलिए इससे बाहर निकल आते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम प्रारूप बनाते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान का प्रारूप पहले बना लेते हैं। और आत्मनिर्भर भारत अभियान ही नहीं बल्कि जितने भी शीर्षक निबंध के आपको दिखाई देते हैं, पहला काम आपका, जब परीक्षा का प्रश्न पत्र आपके हाथ में आता है तो निबंध का उसमें से जो शीर्षक है उसको चुन लीजिए, कौन सा आप लिखना चाह रहे हैं इसका चयन आप करेंगे और इस आधार पर करिएगा कि आप उसके विषय में जानते हो, हर पहलू से उसके परिचित हो। इस जोश में मत कर लीजिएगा कि ये टॉपिक बहुत सुनहरा है, बहुत अच्छा है, आजकल चर्चा में चल रहा है, तो इसको हम चुनेंगे और बहुत अच्छे से लिखेंगे। उसके बारे में आप कम जानते हैं तो कैसे लिखिएगा, ये संभव हो पाएगा? तो इसीलिए चाहे टॉपिक कैसा भी हो, अगर उसको आप भली भांति जानते हैं, खूब गहराई से जानते हैं, तो उसी पर लिखिए। वही साधारण सा टॉपिक आपको असाधारण नंबर दिलवाएगा, इसकी गारंटी है। तो यहाँ टॉपिक के पुरानेपन या नएपन पे मत जाइएगा, जो आप बेहतर जानते हो उसको चुनिएगा। और चुन लेने के बाद जो दूसरा काम ये होता है कि उस शीर्षक को भली भांति समझ लिया
और जब उसका अर्थ आपके एक बार समझ में आ जाए कि इसमें असल में कहना क्या चाह रहा है, तो उसके बाद तुरंत बिना देर किए प्रारूप बना डालिए। और ये जो पूरा काम है ये 10 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा इसमें मत खर्च कीजिएगा, क्योंकि जो समय है वो सीमित होता है। एक तय समय के अंदर आपको पूरा पेपर हल करना होता है। तो दोनों निबंध जो आपको लिखने हैं उसका प्रारूप आपको बनाना होगा। प्रारूप जो आप बनाते हैं वो रफ कॉपी में बनाइएगा, ये फेयर में नहीं होना चाहिए। फेयर में अगर आप ये कर दीजिएगा तो फिर ये हास्यास्पद हो जाता है कि आपने ढांचा यहाँ बना कर रख दिया, रणनीति दिखाई नहीं जाती, ये आप सुन रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो प्रारूप है, इसमें पहला जो हमारा मुद्दा है वो वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता से जुड़ा हुआ है। अभियान के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें आपको लिखना होगा। उसके साथ साथ अभियान का चरणबद्ध ब्यौरा देना होगा। यह मिशन किन किन दिशाओं को लक्ष्य बनाएगा ये लिखना होगा, और आर्थिक पैकेज जो इसमें दिया जा रहा है उसका ब्यौरा भी आपको देना है। इसके साथ साथ एमएसएमई सेक्टर में इसमें आमूलचूल परिवर्तन किए जा रहे हैं, इसकी एक परिभाषा बदली जा रही है, इसके लिए कुछ प्रावधान किए जा रहे हैं, तो उसको आपको इसमें प्रकाशित करना होगा। और अंत में इसकी आलोचना भी हो रही है, परिभाषा चेंज करने की यहाँ आलोचना हो रही है, तो उसके कारण क्या है ये आपको बताने हैं। और अंत में समापन करना है, समाधान के साथ करना है, दृष्टिकोण अपना देकर करना है। ये पूरा ढांचा है। इतना जब आपने बना लिया तो आइए लिखना शुरू करते हैं। देखिए ये बात शुरू क्यों हुई? शुरू हुई है कोविड की महामारी जब शुरू हुई है तब से। इस महामारी के दौरान, मतलब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, शुरुआत ऐसे हो सकती है कि मानवीय इतिहास की ये वो घटना है जिसे आज का इंसान ही नहीं बल्कि भावी पीढ़ियां भी याद रखेंगी। देखिए कोविड-19 ये कोई महामानव नहीं है, न ही कोई बहुत बड़ा ये क्रांतिकारी है, लेकिन ये इस प्रकार का छोटा सा वायरस है जो कि पूरी दुनिया को अपने इशारे पर नचा रहा है। लोग दावा कर रहे हैं कि वैक्सीन आ गई है, अब स्थिति जो है वो कंट्रोल में है, लेकिन कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। वास्तविकता यह है कि पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी इसके शिकंजे में है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानते ही नहीं है कि वो कोरोना की गिरफ्त में है, झेल रहे हैं और जी रहे हैं। तो ये कोरोना इतनी जल्दी लोगों की जिंदगी से जाएगा भी नहीं, और जो प्रभाव इसने अपने छोटे से समय में डाले हैं, छोटे से अपने जीवन काल में डाले हैं, वो लंबे समय तक रहेंगे, दूरगामी रहेंगे। विकास पर जो इसका असर दिखाई दे रहा है, अर्थव्यवस्था पर जो इसकी छाया पड़ी हुई है, वो इतनी जल्दी मिटने वाली नहीं है। तो आज की ही पीढ़ी नहीं बल्कि आने वाले जो लोग हैं वो भी याद रखेंगे। और इस महामारी में लोगों ने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ सीखा भी है, दोनों चीज़ें हैं। अर्थव्यवस्थाओं की यहाँ पे चूल्हे हिल चुकी हैं, आप जानते हैं, विकास का पहिया थम गया है। और यह जो आपदा है ये लोगों को परेशान तो कर रही है, लेकिन उसके साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर बड़ी आपदा जो है वो अपने साथ कुछ अवसर लेकर आती है। और ये हर आदमी का मानना होता है, जब चुनौतियाँ या मुश्किलें आती हैं तो उसके साथ कुछ संभावनाएं भी होती हैं। अब इस पर निर्भर करता है, ये हर नागरिक के ऊपर निर्भर करता है कि वह इसे किस तौर पे लेता है, मुसीबत के तौर पे लेता है या एक अवसर के तौर पर लेता है। लेकिन देखिए मुसीबत तो है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब यहाँ पर उसे सकारात्मक रूप से देखने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है, कोई रास्ता तो है नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 से पहले और बाद की दुनिया के बारे में बातें की और कहा कि यह समय दूसरों की ओर आस लगाकर देखने का नहीं है, क्योंकि दूसरे भी उसी समस्या से जूझ रहे हैं या उसी चीज़ की गिरफ्त में है जिसमें कि हम फंसे हुए हैं। ये ऐसा तो है नहीं, कोविड-19 ऐसा तो है नहीं कि केवल भारत की समस्या है, ये पूरी दुनिया की समस्या है। और दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं वो इससे और ज़्यादा परेशान हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम किसकी ओर देखेंगे और क्यों देखेंगे? तो इसका विकल्प यही है कि हम अपने से कुछ करने का प्रयास करें, समस्या का खुद समाधान ढूंढने की कोशिश करें। और इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि अब आत्मनिर्भर बनिए। निर्भरता यहाँ दूसरों पर नहीं बल्कि अपने ऊपर होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी को भारत एक अवसर के तौर पर देखेगा, रोने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। आत्मनिर्भर होने का अर्थ ये होता है कि जो शेष विश्व है उसके साथ हम संबंध नहीं तोड़ रहे हैं। देखिए आत्मनिर्भरता का मतलब आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि आत्मनिर्भर, अपने ऊपर हम डिपेंड हैं, तो दूसरों का हम मुंह ही नहीं देखेंगे, यानी दूसरों से कोई मतलब ही नहीं रखेंगे कि हम आपसे कुछ लेना देना मेरा नहीं है तो मतलब क्यों रखा जाए। जबकि ऐसा जो वैश्वीकरण की आजकल अवधारणा पहले से चल रही थी, मतलब कोविड से पहले ये विद्यमान थी और लंबे समय से विकसित हो रही है, पूरे देश को एक ग्राम के रूप में देखने की अवधारणा, ग्लोबलाइजेशन वाला जो था, तो उसके ये अपोजिट हो जाएगा और सारे जो देश हैं वो अपने अपने दरवाजे बंद करके अपना सेल्फ डिपेंडेंट वाला जो मैटर है उसको दिखाने लगेंगे। तो ऐसे तो फिर वही मतलबी दुनिया विकसित होने लगेगी। सब जितने भी देश हैं उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए, अपने विकास को वो सिर्फ अपने तक सीमित रखेंगे, तो डेवलपमेंट भी जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आत्मनिर्भरता का मतलब वो नहीं है कि हम जितने और विश्व के देश हैं या हिस्से हैं उनके साथ संबंध तोड़ रहे हैं, और न ही आत्म केंद्रित हो रहे हैं। देखिए आत्मनिर्भरता और आत्म केंद्रिता में फर्क होता है। आत्म केंद्रित जो व्यक्ति होता है वो स्वार्थी होता है, वो सिर्फ अपने काम से काम रखता है, वो किसी और की ओर नहीं देखता। लेकिन आत्मनिर्भर व्यक्ति जो होता है वो पहले अपनी
जो निर्भरता है वो दूसरों के ऊपर से खत्म करता है और दूसरों की सहायता भी करता है, दोनों चीजें करता है। तो यहाँ भारत आत्मनिर्भर बनेगा और भारतीय संस्कृति का लक्ष्य भी है वसुधैव कुटुंबकम। तो ऐसे में भारत स्वयं आत्मनिर्भर बनकर तरक्की करेगा और फिर पूरे विश्व को उससे लाभ देगा। ये एक खुली मानसिकता का परिचायक है और ऐसा हमारा देश करेगा। और जो वैश्वीकरण का अभियान है पूरे दुनिया का, खासतौर पे पश्चिमी संस्कृति का, उसके साथ भारत का जो ये आत्मनिर्भर वाला मिशन है ये कदम मिलाकर चलेगा, ऐसा माना जा रहा है। अब देखिए, यहाँ तक तो हमने एक भूमिका बांधी है। अब इसके बाद मिशन के जो 2 चरण है उसमें आप देख लीजिए, पहला जो चरण है और दूसरा चरण है उसके तौर पे इसे बांटा गया है। पहले वाले चरण में चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौना आदि जो क्षेत्र हैं उनमें आत्मनिर्भरता, खिलौने या जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान है ये सब मेड इन चाइना और फलाने ठिकाने वहाँ से आते हैं, तो उसके मामले में हमें आत्मनिर्भरता अपनी करनी आवश्यक है। इसके बाद द्वितीय चरण को देख लीजिए, तो इसमें रत्न, आभूषण, फार्मा, स्टील आदि क्षेत्रों में प्रोत्साहन मिलेगा। हालांकि रत्नों और आभूषणों के मामले में, खासतौर पर रत्नों के मामले में आत्मनिर्भरता आप किस प्रकार से बनाइएगा, ये सब खनिज संसाधन होते हैं, ये जमीन से निकलते हैं, इन्हें आप बना तो सकते नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इसे नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा, ये आप लिख सकते हैं। अब इसमें जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है इसके कुछ स्तंभ यहाँ दिए हुए हैं, जैसे अर्थव्यवस्था है, अवसंरचना है, प्रौद्योगिकी है, गतिशील जनसांख्यिकी है, इसे आप लिख सकते हैं, मांग है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। अब नीचे आप पैराग्राफ चेंज करके इसमें डाल सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लिए जो विशेष आर्थिक पैकेज है उसको घोषित किया है और कोविड-19 महामारी के संकटों से निवारण के लिए जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है वो भारत की जीडीपी का करीब 10% है। इसे आप यहाँ देख रहे हैं। और यहाँ पर 4L जो है, यहाँ आई लिखा हुआ है, 4L जो है, और 4L कौन कौन से हैं? एक तो लैंड है, दूसरा लेबर है, फिर लिक्विडिटी है और लाज है। इन पर ये पूरा पैकेज जो है ये बेस करता है, आधारित है। इस प्रकार से आप लिखिएगा। और घोषित पैकेज जो है ये वास्तविक मूल्य से कम माना जा रहा है, मतलब जो वास्तविक ओरिजिनल कीमत है उससे ये कम है। और इस पैकेज के प्रत्यक्ष उपायों में सब्सिडी, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, वेतन का भुगतान आदि शामिल होते हैं, लेकिन भारत सरकार की अप्रत्यक्ष सहायता जैसे कि आरबीआई के ऋण सुगमता उपायों का लाभ लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है, ये चीज़ें। और आरबीआई के द्वारा दी जाने वाली सहायता को बैंक ऋण देने के अपेक्षा पुनः आरबीआई के पास सुनिश्चित और सुरक्षित रख सकते हैं, मतलब इस प्रकार से ये काम कर सकते हैं। अभी तक करीब 8.5 लाख करोड़ रुपए जमा भी हो चुके हैं। ये सब कुछ डाटा है, आंकड़ा है, आप चाहें तो इसे दे सकते हैं। वैसे जहां पर अपनी बात को प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है वहां पर आंकड़ों का सहारा लिया जाता है, तो यहाँ भी वही काम किया जा रहा है। इसके अलावा ये लिखा जा रहा है कि 10% जो जीडीपी का बताया गया है, तो यह एक कागजी आंकड़ा है, मतलब दस्तावेजों में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि लाभ राशि जो है वो 5% से भी कम लोगों के पास पहुंच पाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब लोगों को जो प्रत्यक्ष लाभ पहुंचेगा वो 5% से भी कम होगा, जबकि जीडीपी में इसको 10% दर्शाया जा रहा है। बीच में जो पहुंचाने का संसाधन है या जो ढांचा है उसमें कमियां हैं। इसके बाद आप एमएसएमई सेक्टर वाला जो है उसमें क्रेडिट गारंटी की जो बातें चल रही हैं उसको देख लीजिए। तो एमएसएमई तथा अन्य क्षेत्रों के लिए सरकार ने क्रेडिट गारंटी योजना को लॉन्च किया है और बैंकों के द्वारा एमएसएमई की सहायता के लिए दिया जाने वाला जो अधिकतर ऋण है वो परिसंपत्तियों के आधार पर दिया जाता है। इसका जो बेस है वो कैसा है, परिसंपत्ति पर आधारित है। लेकिन संकट काल में एमएसएमई की जो ऋण ग्राह्यता है वो बाधित हो जाती है, मतलब हो सकती है ऐसा कहा जाता है, और ये हो सकती है नहीं बल्कि हो जाती है, ये वास्तविकता है। यदि एमएसएमई सेक्टर उद्यम जो इसके होते हैं, मतलब जितने भी सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम होते हैं, वो अब अगर अपने कर्जों को चुकाने में असमर्थ होते हैं, मतलब अगर ऐसा हो जाता है कि उन्होंने जो कर्जा लिया था उसको ये दे नहीं पा रहे हैं, किसी कारणवश कोई आपदा आ गई, तो ऐसे में उनका जो कर्जा है उसको सरकार चुकाएगी, मतलब एक तरह से उनका ऋण माफ हो जाएगा, ये कहा जा सकता है। और एमएसएमई की परिभाषा में अब बदलाव लाया गया, मतलब ये तो ठीक है कि आप एमएसएमई के दायरे में आते हैं तो आपका जो कर्जा है वो आपदा के शिकार होने पर सरकार के द्वारा चुका दिया जाएगा, लेकिन अब इसकी परिभाषा को बदल दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर लघु उद्यम लघु ही बने रहने के इच्छुक होते हैं, क्योंकि वे इस श्रेणी का लाभ पाने के अभिलाषी होते हैं, इच्छुक होते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें इस कैटेगरी का लाभ मिले। अब यहाँ पर क्या होता है, परिभाषा में बदलाव इस हिसाब से किया गया कि अब निवेश की जो सीमाएं हैं उनमें संशोधन होता है। कंपनी का जो टर्नओवर है उसको मानदंड के रूप में जोड़ा जाता है। निर्माण और सेवा क्षेत्र के बीच के अंतर को समाप्त किया गया है और कानूनों में बदलाव और संशोधन की दरकार है, इसको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो एमएसएमई का जो नवीन वर्गीकरण किया गया है, पुराना वाला जो था उसे आप जानते हैं, आपने इकोनॉमी में बहुत पढ़ा होगा, लेकिन जो नवीन वर्गीकरण है उसको देख लीजिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि सूक्ष्म जो उद्यम है उनके बारे में, इसमें जो निवेश है वो 1 करोड़ रुपए से लेकर, मतलब 1 करोड़ रुपए से जो
कम वाला है उसके बारे में कहा जा रहा है। इसके बाद यहाँ टर्नओवर के बारे में कहा जाए, टर्नओवर के बारे में कहा जा रहा है तो ये लेस देन 5 करोड़ रुपीज़ हो जाएगा। तो यहाँ निवेश और टर्नओवर दोनों आपको रेंज के रूप में लिखना होगा। इसके बाद लघु उद्यम के बारे में अगर आप देखिए तो इसमें निवेश जो है वो 10 करोड़ रुपए वाला जो रेंज दिया है उसके अंदर, और टर्नओवर जो है ये 50 करोड़ रुपए वाले रेंज के अंदर। मध्यम उद्यम के बारे में अगर कहें तो 20 करोड़ और टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ वाली रेंज में दिया हुआ है, इसे आप लिख सकते हैं। अब देखिए जो नवीन परिभाषा यहाँ आई हुई है जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि अब ये वाला रेंज रहेगा और इसी के आधार पर ऋण की माफी या ऋण की वसूली होगी, तो इसकी आलोचना हो रही है। आलोचना क्यों हो रही है? आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि नवीन जो एमएसएमई की परिभाषा है वो वैश्विक स्तर के आधार के साथ मैच नहीं करती है। मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि ये ग्लोबल लेवल पे मान्य होनी चाहिए, उसी के बराबरी की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। नवीन परिभाषा में 5 करोड़ के टर्नओवर वाली जो कंपनियां हैं उनको लघु माना गया है, आपने अभी देखा, लेकिन वैश्विक स्तर पर 75 करोड़ रुपए तक का जो टर्नओवर है उनके उद्यम को लघु माना गया है। तो यहाँ बराबर का अंतर नहीं बल्कि बहुत बीच का गैप है दोनों के बीच में। इसके बाद आप देख रहे हैं कुल मिलाकर सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों और स्वदेशी कच्चे माल का समेकित इस्तेमाल करना और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के अधिक उद्यमों का सृजन करके युवाओं को प्रोत्साहित करना। युवा वर्ग जो है वो एक गहरी हताशा में डूबा जा रहा है क्योंकि जो वैकेंसीज हैं वो काटी पीटी जा रही हैं, सरकारें जो है वो वैकेंसी निकालने से कतरा रही हैं, नियुक्तियां हो नहीं रही हैं, अगर हो भी रही है तो उसमें घोटालेबाजी चल रही है, और ऊपर से कोरोना जो है वो तो चल ही रहा है। तो ये सब समस्याएं एक तरह से कहा जाए तो ये डीमोटिवेट करने का काम कर रही है। तो ऐसे में सरकार उन्हें प्रोत्साहित करना चाहती है और इसलिए सरकार और आम नागरिकों का सहयोग एक साथ मिलकर इस आपदा के काले मेघों में अवसर की दामिनी को तलाशेंगे। दामिनी मतलब होता है बिजली और मेघ मतलब होता है बादल। तो काले काले बादलों में जो बिजली चमकती है वो अवसर की बिजली है और उसको हमें तलाशना है, और ये काम सरकार अकेले नहीं कर सकती, उसके साथ हमें सहयोग करना पड़ेगा। और भारत इसी बात के लिए आशान्वित है। मतलब भारत को ऐसी पूरी उम्मीद है कि उसके नागरिक उसके साथ सहयोग करेंगे। ये सिर्फ किसी सरकार या किसी राजनीतिक पार्टी के वश की बात नहीं है। सरकार योजनाएं बनाती है, क्रियान्वयन करवाना ये जो प्रशासनिक निकाय है उसका काम होता है, सरकारी तंत्रों का काम होता है, लेकिन उसे अमल में लाना ये नागरिकों का काम होता है और इस स्तर पर हम ही सहयोग कर सकते हैं। तो आत्मनिर्भर हमें अपने स्तर पर बनना होगा और इसके लिए यहाँ भी देखिए आत्मनिर्भरता वाला कॉन्सेप्ट आता है। अपना काम खुद करिए, अपने जितने भी हर्जे खर्चे हैं या आपका जो योगक्षेम का वाहन है उसके लिए आप खुद जुगाड़ करिए, सरकार की ओर मत देखिए। लोग कहते हैं ना कि हम गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर मोदी जी का भी कहना है या जितने भी मतलब आजकल के राजनेता हैं वो आत्मनिर्भरता की ओर बल दे रहे हैं कि आप नौकरी की तलाश मत करिए, नौकरी मांगिए नहीं, बल्कि इस लायक बनिए कि नौकरी दे सके। लेकिन उसके लिए भी फिर संसाधनों की आवश्यकता होती है और तरह तरह की समस्याएं हैं। तो यहाँ समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन कुल मिलाकर समाधान अगर तलाशा जाए तो असंभव कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान का ये जो टॉपिक है इस पर डिस्कस किया है। ये जीएस के क्वेश्चन में भी आ सकता है, करंट अफेयर के मुद्दे के तौर पे, और निबंध का ये मुद्दा हो सकता है क्योंकि जो समसामयिकी के मुद्दे होते हैं उनको निबंध में शामिल किया जाता है। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, इस पर आप तैयार कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।